Okay, so today we will study our essay of studies, which is written by Francis Bacon. Okay, it was first time published in 1597. 1597 10 essay का कलेक्शन था. ओके, इस कलेक्शन में पब्लिश किया गया 1597. Sometimes it may be asked in MCQ when of studies essay was published for the first time. First time 1597 में. ओके, 10 essay का कलेक्शन था. ठीक है, ऑफ स्टडीज, ऑफ के इसे हिंदी में इसका हो जाएगा ऑफ स्टडीज का अध्ययन से. ठीक है, इनके ऑफ वाले बहुत सारे एसेज हैं, जैसे ऑफ ट्रेवल, ऑफ फ्रेंडशिप, ऑफ मैरिज, ऑफ रिलीजन, ऐसे करके बहुत सारे हैं. ऑफ सिमुलेशन एंड डिसिमुलेशन, तो बहुत सारे इनके एसेज है जो ऑफ से हैं. ठीक है, सो वी विल गो फॉर आवर एसे ऑफ स्टडीज. सो एज यू नो, इन द लास्ट क्लास आई हैव डिस्कस्ड दैट हिज राइटिंग स्टाइल इज यूजिंग ऑफ ब्रेविटी, दैट इज बहुत संक्षिप्त में लिखना, मतलब टेलिंग समथिंग इन वेरी ब्रीफ. देन ट्रिप्लेक्स, यूज ऑफ ट्रिप्लेक्स. यूज ऑफ ट्रिप्लेक्स मीन्स ईच सेंटेंस विल कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स. ओके, सभी सेंटेंस 3 पार्ट्स में मिलेंगे आपको. देन कंपेरिजन्स, ही हैज ऑलवेज कंपेयर्ड वन थिंग विथ अनदर. देन aphorism. Aphorism means it's expression of truthful statement or opinion in brief. Okay, so ये चीज आपको दिखाई देगा. Then rhetoric. Rhetoric means his essays are looks like his essays looks like speeches. Okay, they never look like an essay or bigger essays, so they look like essays. Rhetoric means speech, भाषण कला जिसे कहते हैं उसको rhetoric कहते हैं. Philosophic. Okay, you will feel a kind of philosophy in his essays. Okay, there will be some logic, there will be some justification given by him. So it looks like philosophy because he was a philosopher, scientific thinker. Then terse language. Use of terse language means very condensed language. बहुत कम शब्दों में बहुत ज़्यादा चीज़ कह देना. That is called as terse. So he uses terse language. Okay. So all these are the characteristics of his writing. So you will see all these characteristics in his writing. So you can open the essay and let's go. Okay, do you have essay? Okay, first let's start. Studies serve for delight, for ornament and ability. Okay, studies serve for delight, for ornament and ability. Mark this line. Okay, this line is very important. Sometimes it is asked in written exam, explain this line. Okay, so with reference and context you have to explain. So in this essay the writer talks about the purpose of study, function of study. Okay, so studies serve for delight, for ornament and ability. So जो अध्ययन है इट इज फॉर डिलाइट यानी एंजॉयमेंट के लिए. फॉर ऑर्नामेंट मीन्स लैंग्वेज स्किल्स, यूज ऑफ लैंग्वेज. देन एबिलिटी, दैट इज योर स्किल टू डू समथिंग. देयर चीफ यूज फॉर डिलाइट इज इन प्राइवेटनेस एंड रिटायरिंग. फॉर ऑर्नामेंट इज इन डिस्कोर्स एंड फॉर एबिलिटी इज इन द जजमेंट एंड डिस्पोजिशन ऑफ बिजनेस. ओके, देखो यहाँ पे so he is talking about studies. Studies के क्या क्या फंक्शंस हैं? सर्व फॉर डिलाइट, ओके, ऑर्नामेंट एंड फॉर एबिलिटी. कर स्टडीज सर्व फॉर डिलाइट, फॉर ऑर्नामेंट एंड फॉर एबिलिटी. ठीक है, तो 3 फंक्शंस इन्होंने समझाए हैं. अब ये फंक्शंस कैसे कैसे क्लियर होगा, इसके लिए क्या करें? देयर चीफ यूज फॉर डिलाइट इज इन प्राइवेटनेस एंड रिटायरिंग. ये चीज कब आएगा? प्राइवेटनेस में एंड रिटायरिंग. मतलब कहने का है कि आराम से सुचित्ते एकांत में बैठ करके, प्राइवेट होकर के बैठ करके आराम की मुद्रा में जब पढ़ेंगे तब आप डिलाइट फील करेंगे स्टडीज में. ओके, सो डिलाइट कम्स थ्रू प्राइवेटनेस एंड रिटायरिंग. ठीक है, पढ़ते समय. For ornament is in discourse.
ornament किससे आएगा? डिस्कोर्स। डिस्कोर्स मीन्स डिबेट। ओके, यानी जब कोई चीज आपने पढ़ा है उस पर डिबेट कर रहे हैं, उस पर डिस्कशन कर रहे हैं, देन दैट टॉपिक विल बी अंडरस्टूड मोर बाय यू and you will have some argumentative, you will develop argumentative skill. Okay, so that is called as ornament. Use of language. Okay, जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज का मतलब है केवल भाषा से नहीं, जो भी टॉपिक पढ़ा है उसके बारे में आप जो बोल रहे हैं, जो उसकी जानकारी है आपके पास, so that is called as discourse here. Ornament, that is use of language. And for ability is in the judgment and disposition of business. Okay, ability means skills to dispose of issues. ठीक है, यानी कोई इशू है, कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने के लिए आपकी एबिलिटी बढ़ती है। कैसे एबिलिटी बढ़ती है? स्टडीज से। ठीक है, सो स्टडीज सर्व थ्री फंक्शंस। फर्स्ट इज डिलाइट, देन अर्नामेंट, देन एबिलिटी। डिलाइट कैसे फील होगा? जब आप प्राइवेटनेस एंड रिटायरिंग, यानी शांत मन से एकदम एकांत में बैठ करके पढ़ेंगे, प्राइवेट होकर के, रिटायर होकर के, मतलब एकदम सुचित्ते जिसको कहते हैं, एकदम स्थिर होकर के। देन अर्नामेंट, डिस्कोर्स। अर्नामेंट का मतलब है यहाँ पे, वैसे अर्नामेंट का मतलब होता है आभूषण, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आभूषण क्या है? जो आप बोल रहे हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक से। ठीक है, जैसे अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो इसके बारे में मैंने पढ़ा है, समझा है, तब मैं बोल रहा हूँ। सो दिस बिकम्स एज पार्ट ऑफ अर्नामेंट फॉर मी। ओके, so here ornament means using of language, use of language. Then ability to dispose of matters. कोई इशू है, कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, कुछ इशू आ रहा है, तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे? that skill is being developed by that skill is developed and that is called as your ability, and that ability comes from studies. Okay, so I hope this line is clear. Okay, next, for expert men can execute and perhaps judge of particulars one by one, but general counsels and the plots and marshalling of affairs come best from those that are learned. Okay, for means होता है यहाँ पे because, ठीक है, for का मतलब है यहाँ पे because. For expert man can execute, expert का मतलब है जो व्यक्ति expert हो किसी चीज में, यानी skillful person. So because expert man can execute, यानी कोई भी समस्या या कोई भी कुछ भी है उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, यानी उसको परफॉर्म कर सकते हैं इजीली। कौन लोग? एक्सपर्ट लोग। एक्सपर्ट कैसे होंगे आप? जब आपकी एबिलिटी बढ़ेगी। एबिलिटी कैसे बढ़ेगी? स्टडीज से। ओके, सो अगर आप बिना पढ़े लिखे सोचे कि नहीं हम बहुत होशियार बन जाए किसी चीज के लिए, तो शायद मुश्किल है। ठीक है, सो फॉर एक्सपर्ट मैन कैन एग्जीक्यूट एंड परहैप्स जज ऑफ पर्टिकुलर्स one by one, but general counsels and plots the marshalling of affairs come best from those that are learned. ठीक है, expert man can execute and perhaps judge of particulars. Judge of particulars का मतलब है कि किसी चीज को जज करना। जैसे कोई चीज है उसको तुरंत मान नहीं लेना या तुरंत उस पर एक्शन नहीं कर लेना, उसको जज करना, उसको एनालाइज करना है। ठीक है, समझना। और ये सारी चीजें कैसे आती हैं? स्टडीज से ही आती हैं आपकी। ठीक है, but general counsels and plots of marshalling of affairs come best from those that are learned. learned मतलब विद्वान। ठीक है, यानी जो लोग विद्वान होते हैं या जो समझदार होते हैं उनसे marshalling of affairs का मतलब है कि जो इश्यूज हैं या अफेयर्स हैं, जो समस्याएं हैं, उसको डील करना। ओके, सो दैट आज बीइंग डेल्ट इजीली बाय द लर्नेड पर्सन, यानी जो पढ़े लिखे लोग हैं या जो समझदार व्यक्ति हैं उनसे इजीली वो हैंडल हो जाती हैं। ये लाइन अगली है जो मार्क कर लीजिए इसको। टू स्पेंड टू मच टाइम इन स्टडीज इज स्लॉथ। टू स्पेंड टू मच टाइम इन स्टडीज इज स्लॉथ। ठीक है, अब जो लोग टाइम लगाते हैं पढ़ने में उनके लिए लिखा गया है टू स्पेंड टू मच टाइम इन स्टडी इज स्लॉथ। ठीक, टू यूज देम टू मच फॉर अर्नामेंट इज अफेक्टेशन, to make judgment wholly by their rules is the humor of a scholar. ठीक है, यानी यहाँ पे करेंगे टू स्पेंड टू मच टाइम। अब यहाँ पे स्टडीज की बात कर रहे हैं, अब इसमें टाइम की बात कर रहे हैं। 3 तरीके का टाइम दिया गया है। टू मच टाइम, इनको क्या कहा जाएगा? स्लॉथ।
यानी इफ यू स्पेंड टू मच टाइम ऑन स्टडीज देन यू आर स्लॉथ, मतलब बहुत ढीले हैं। ठीक है, एक्सपर्ट लोग या बहुत तेज तरार लोग बहुत कम समय लगाते हैं। सो टू स्पेंड टू मच टाइम ऑन स्टडीज स्लॉथ, टू यूज देम टू मच फॉर ornament is affectation, टू मच यूज, अरे टू मच यूज फॉर ornament, ये क्या है, अफेक्टेशन है। ओके, सो टू स्पेंड टू मच टाइम इज इन स्टडी स्लॉथ, टू मच यूज ऑफ ornament मीन्स इज अफेक्टेशन। अफेक्टेशन मतलब है शो ऑफ। ठीक है, टू यूज, यहाँ पे टू मच यूज ऑफ ornament, ornament मतलब है हर समय बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी बातें करते रहना, तो मतलब लगेगा बहुत आप शो ऑफ कर रहे हैं, दिखा रहे हैं अपनी। ठीक है, तो इस चीज के लिए लिखा है यहाँ पे कि टू यूज देम टू मच फॉर ornament इज अफेक्टेशन। अफेक्टेशन मतलब होता है यहाँ पे शो ऑफ। ठीक है, दिखावा। टू मेक जजमेंट होली बाय देयर रूल्स इज द ह्यूमर ऑफ ए स्कॉलर। ह्यूमर ऑफ ए स्कॉलर मतलब है पिक्यूलियर फीचर ऑफ ए पर्सन। ठीक है, यानी आप बहुत पढ़े लिखे हैं लेकिन हर समय रूल्स की बात करते हैं। ठीक है, तो इन जनरल भाषा में आप लोग कई बार कहते हैं बहुत ज्यादा कानूनची है। ठीक है, यूज करते हैं ना, यानी हर समय हमें कानून की तरफ से नहीं देखना है, हर समय एकदम प्रॉपर रूल्स के हिसाब से नहीं। समटाइम्स यू हैव टू बी प्रैक्टिकल आल्सो। ठीक है, तो इस चीज को दिखा रहे हैं यहाँ पे कि अगर आप बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हो भी गए, बहुत ज्यादा पढ़ भी लिए, इसका ये नहीं मतलब है कि आप बहुत ज्यादा पढ़ने में समय लगाइए या बहुत ज्यादा उसको यूज कीजिए दिखाने के लिए, या उसको हर चीज को जज करने में वही दिमाग लगाते रहिए। ठीक है, इनका मतलब है कि उसका एक इंटेलिजेंट यूज करना अपनी स्टडीज का। ओके, सो थर्ड है जजमेंट बाय रूल्स। जजमेंट बाय रूल्स, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ह्यूमर ऑफ स्कॉलर। ठीक है, ह्यूमर का मतलब तो ऐसे जोक होता है, लेकिन यहाँ पे ह्यूमर का मतलब एक स्पेशल फीचर या क्वालिटी हो जाएगी उस पर्सन की। ठीक है, यानी एक तरह से वो मजाक का पात्र बन जाएगा। ठीक है, ओके। दे परफेक्ट नेचर एंड आर परफेक्टेड बाय एक्सपीरियंस, for natural abilities are like natural plants that need pruning by study, and studies themselves do give forth directions too much at large except they be bounded in by experience। ठीक है, अब स्टडीज आपने कर लिया, नॉलेज मिल गई। अब अगली जो लाइन है इनकी एक्सपीरियंस के बारे में है। ठीक है, नॉलेज हो जाना और एक्सपीरियंस दो अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, एक्सपीरियंस। तो अब इसके बाद क्या कर रहे हैं कि दे परफेक्ट नेचर, यानी जो आपकी एबिलिटी है, जो नॉलेज है, जो कुछ भी बना है, दैट आर बीइंग परफेक्टेड बाय एक्सपीरियंसेस। तो उसी एक्सपीरियंसेस को लिखा है इन्होंने। दे परफेक्ट नेचर एंड आर परफेक्टेड बाय एक्सपीरियंस, फॉर नेचुरल एबिलिटीज आर लाइक नेचुरल प्लांट्स। ओके, जैसे नेचुरल प्लांट्स होते हैं, दे नीड प्रूनिंग। प्रूनिंग मतलब कटाई छटाई। ठीक है, उसी तरीके से आपकी एबिलिटी भी जब बार बार आप स्टडीज करते हैं तो वो भी शार्प होती है, वो भी प्रून होता है। ओके, अगला लाइन है जो बहुत इंपॉर्टेंट, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। क्राफ्टी मैन कंडेम स्टडीज, क्राफ्टी मैन कंडेम स्टडीज, सिंपल मैन एडमायर देम, एंड वाइज मैन यूज देम। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आपका अगर रिटन एग्जाम होगा तो गारंटी है कि इस आप स्टडीज ऐसे से एटलीस्ट 2 या 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एक तो राइटिंग स्टाइल इनकी जो है ये आपका, दूसरा जो इंपॉर्टेंट लाइन हम बता रहे हैं ये आ जाएगा, एक्सप्लेन द फॉलोइंग लाइन विथ रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट के साथ इस लाइन को एक्सप्लेन कीजिए। ये आएगा क्राफ्टी मैन कंडेम स्टडीज। नाउ ही इज टॉकिंग अबाउट पीपल इन द सोसाइटी। कितने तरीके का है, क्राफ्टी, देन सिंपल मैन एंड
वाइज मैन। कभी ऐसा लगा कि आपके बगल अगल वाले या रिश्तेदार कभी बोले अरे क्या पढ़ाई पढ़ाई करते रहते हो दिन भर, जो है छोड़ो पढ़ाई लिखाई, हैं? ऐसे नहीं कहे हैं? कहे होंगे, ठीक है। सो दे आर क्राफ्टी मैन। तो क्राफ्टी मैन क्या करते हैं? क्राफ्टी मैन कंडेम स्टडीज, ये कंडेम करते हैं। कंडेम मीन्स उसकी बुराई करना, ठीक है। क्राफ्टी मैन कंडेम स्टडीज, सिंपल मैन एडमायर देम। सिंपल मैन जो लोग हो, साधारण व्यक्ति होंगे, वो एडमायर करेंगे, ठीक है। एंड वाइज मैन यूज देम। इसको बार बार पढ़ेंगे तो लाइन रट जाएगी, ठीक है। और कई बार एमसीक्यू में ऐसे आता है, क्राफ्टी मैन आगे डैश डैश दे के फिर आगे लिख देगा, आपको चूज करना पड़ेगा, ठीक है। क्राफ्टी मैन कंडेम स्टडी, सिंपल मैन एडमायर देम एंड वाइज मैन यूज देम, ठीक है। सो नाउ यू कैन इमेजिन योरसेल्फ which kind of person you are. So which kind? Huh? Wise man. Do you think so? Simple. Okay. But you have to be wise. Okay? अगर आप अपने दोस्तों को भी रोक रहे हैं या आपको कोई दोस्त रोक रहा है तो आप सोच रहे ना वो किस कैटेगरी में है, ठीक है। उससे बच के रहना है आपको। और क्राफ्टी जो होते हैं जिसको कनिंग कहते हैं, ठीक है, वो क्राफ्टी मैन कभी नहीं चाहेगा कि आपकी ग्रोथ हो, आप ज़्यादा सीखें, ज़्यादा पढ़ें, ठीक है। तो वो हमेशा ऐसे उलूल बातें करेगा या इधर उधर की बातें करेगा जिससे कि आपका ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो। सो यू हैव टू पिक हिम और हर जो भी है, ठीक है। तो ये बहुत बढ़िया है, इस ऐसे में पहले से बता दिया है। अगर आप इस ऐसे को अच्छे से समझ गए और एब्जॉर्व कर लिए तो काफ़ी कुछ आपकी लाइफ में बदलाव हो सकता है रिगार्डिंग स्टडीज, ओके। सो ही हैज advocated for three kinds of people. These are crafty, simple and wise. So crafty men condemn studies, simple men admire them and wise men use them. Clear? Okay, let's see next. For मतलब because they teach not their own use, but that is a wisdom without them and above them on by observation. यानी ये wise man के लिए लिख रहा है को केवल अपने लिए यूज नहीं करते हैं, ठीक है, अपने अनुभवों से लोगों के लिए भी यूज करते हैं उसको, अपने एक्सपीरियंसेस को लोगों को भी शेयर करते हैं। ओके, रीड नॉट टू कंट्राडिक्ट एंड कंफ्यूज। अब जो आप स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, रीडिंग, रीड नॉट टू कंट्राडिक्ट और कंफ्यूज, ठीक। यानी आपको पढ़ाई करनी है किसके लिए? नॉट टू कंट्राडिक्ट, ठीक है, इसको नॉट लगा लीजिएगा, ठीक। नॉट टू कंट्राडिक्ट यानी किसी से विरोध करने के लिए नहीं पढ़ना है, और नाइदर टू कंफ्यूट मतलब है उससे विघटन करने के लिए, उसको परेशान करने के लिए, इसके लिए नहीं पढ़ना है। ओके, रीड नॉट टू कंट्राडिक्ट एंड कंफ्यूट, नॉट टू बिलीव एंड टेक फॉर ग्रांटेड, not to find talk and discourse but to weigh and consider, ठीक है। पढ़ाई करनी है किसके किसके लिए? not to contradict, not to confute, not to believe and take for granted, ठीक है, not to believe and take for granted, ओके। इन सब के लिए नहीं करनी है कि कोई चीज आपने पढ़ा तो उसको तुरंत टेक इट ग्रांटेड ले लिया, ठीक है, यानी जैसे लिखा वैसे मान ही लिया, तुरंत वैसे नहीं करना है, ठीक है। क्या करना है फिर? बट टू वे एंड कंसीडर, वे माने होता है वैसे तो वजन करना, ठीक है, यानी उसको जज करना है, उसको एनालाइज करना है, ठीक है, उसको समझना है, इसके बाद आप अपना एक आइडिया या अपनी एक राय उसके प्रति बनाएंगे, ओके। So you will create an opinion after judging him or after weighing and considering him, ठीक है। So जो आपकी स्टडीज है, रीडिंग है, ये आप करेंगे not to contradict, not to confute, not to believe simply or not to take for granted, ठीक है, but read to weigh and consider, ठीक है। यानी पढ़िए आप किसके लिए? to weigh and consider, किसी चीज को
जज करने के लिए। वे का मतलब वैसे तो वजन करना होता है, यहाँ पर वजन तो करनी नहीं है, यानी किसी चीज को जज करनी है, ठीक है, उसकी स्ट्रेंथ को, उसकी वीकनेसेस को। ओके, अगली लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट, इसको डबल अंडर इनवर्टेड कॉमा में लिखिएगा, मतलब मार्क कर लीजिएगा। सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड, some books are to be tested, others to be swallowed, and some few to be chewed and digested. Okay, so he has talked about three types of books. Okay, so he has talked about three types of books. Okay, some books are to be tested, some books are to be swallowed, and some to be chewed and digested. यानी कुछ किताबों को सिर्फ टेस्ट करना है, कहने का मतलब उसको सरसरी निगाह से पढ़ लेना है, ठीक है, थोड़े बहुत उसके हाइलाइट्स देख लेने हैं। अखबार पढ़ते हैं सब लोग? क्या बहुत सीरियस होकर पढ़ते हैं कि जैसे एग्जाम देना होता है, एक नज़र मारते हैं आप, ठीक है, और सरसरी निगाह से देख लेते हैं, कुछ उसके न्यूज पूरे पढ़ते हैं, कुछ को छोड़ देते हैं आप, ठीक है। सो इसे कहा गया कि सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड एंड सम स्वेलोड, ठीक है। एग्जाम आता है तो सारी किताब नहीं, जितना पोर्शन सिलेबस का है उसी को घोट डालते हैं, ठीक है। तो उसी को लिखा है कि सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड, सम आर टू बी स्वेलोड एंड सम बुक्स आर टू बी च्यूड एंड डाइजेस्टेड। मतलब कुछ किताबें हैं जिनको च्यू कर देना है, यानी चबा डालना है, एंड डाइजेस्ट कर जाना है, यानी पूरी के पूरी उसको समझना अच्छी तरीके से और उसको ग्रास्प कर लेना है, ठीक है। जिसको कहते हैं ना काम चलाऊं पढ़ना, उससे काम नहीं चलेगा। ओके, सो ही हैज कैटेगराइज्ड बुक्स इन थ्री टाइप्स। ओके, नाउ यू हैव टू एनालाइज वेदर आई हैव टू टेस्ट दिस बुक और आई हैव टू swallow or I have to chew and digest. Now it's up to you. अभी आपके सिलेबस की किताब है या बुक है, ठीक, इसको क्या करना है आपको इन तीनों कैटेगरी में से, इट इज टू बी ट्विस्टेड, टेस्टेड, swallowed और chewed and digested। हाँ, इधर से आवाज कम आ रही है, क्या करना चाहिए? हाँ जी, चलो बताओ तुम्हें। It's this kind of book, your syllabus book, ठीक है। थर्ड वन, ओके, chewed and digested, ओके, ठीक है। सो बैठिए, आपको जो आपके बहुत जरूरत की चीजें हैं या जो बहुत अच्छी हैं, that has to be chewed and digested. Okay, so he has given three categories of books, one to be tested, another to be swallowed, and third one is chewed and digested. Are you clear? Yes, sir. Okay. That is, some books are to be read only in parts. अब यहाँ पे इसी को एक्सप्लेन किया है, जो टेस्टेड है उसको कैसे करना है, इसको पार्ट्स में पढ़ लेना है। कुछ पोर्शन पढ़ लिया आपने, देख लिया, कुछ छोड़ दिया, कुछ पढ़ लिया, छोड़ दिया, जैसे अखबार पढ़ते हैं, कोई हेडिंग देखा कुछ छोड़ा, कुछ हेडिंग देखा छोड़ा, ठीक है, अपने अपने काम वाली चीज देखते रहते हैं लोग। That is, some books are to be read only in parts, others to be read but not curiously, and some few to be read wholly with diligence and attention. Some books also may be read by deputy and extracts made of them by others, but that would be only is the less important arguments and the meaner sort of books, else distilled books are like common distilled waters, fleshy things. कहने का मतलब है कि ये सजेस्ट कर रहे हैं कि कुछ बुक्स को टेस्ट करना है, कुछ को स्वेलो करना है, कुछ को च्यू करना है एंड डाइजेस्ट करना है, बट समटाइम्स यू कैन एम्प्लॉय अ डिप्यूटी। डिप्यूटी का मतलब है किसी और को दे दिया, एक किताब लो, पढ़ लो, सीरियस पढ़ करके इसमें जो जो काम लायक है नोट्स बना लो और हमको समझा दो, ठीक है। तो ये चीज़ है, जैसे आपके लिए हम इतनी सारी मेहनत करके आते हैं और हम आपको बता रहे हैं, तो हम आपके लिए एक डिप्यूटी काम कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। यानी पूरी बुक्स की समरी को ढंग से समझते हैं, पढ़ते हैं, सब कुछ नोट्स करते हैं, इसके बाद हम आपको एक्सप्लेन करते हैं उस तरीके से। सो ये कह रहे हैं कि सारी बुक्स को आपको खुद टेस्ट नहीं करना है, आपको कई बार ऐसे भी हो सकता है कि आप एक डिप्यूटी डिप्लॉय कर दीजिए, लगा दीजिए, इसके बाद वो पढ़ेगा, इसमें से जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपको बता देगा, ठीक है।
तो इसी चीज को यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसमें डिस्टिल्ड बुक्स का मतलब है डिस्टिल्ड वाटर से कंपैरिजन किया गया है। यहाँ पे आप देखेंगे तो कंपैरिजन मिलेगा आपको हर जगह। डिस्टिल्ड वाटर होता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेसेस पे यूज किया जाता है डिस्टिल्ड वाटर, ठीक है। सो इसी तरीके से यहाँ पे हर समय आपको पढ़ने में ही टाइम नहीं लगा देना है। आप चाहें तो अपने डिप्यूटी को लगा सकते हैं, उसमें से जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, डिस्टिल्ड मतलब यहाँ से इंपॉर्टेंट, ठीक है, वो आपको आपका जो डिप्यूटी है वो इन्फॉर्म कर देगा या बता देगा कि हाँ ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आप नोट कर लीजिए, अपने पास रखिए, ठीक है। सो क्योंकि जैसे बड़ी बड़ी कंपनी या बड़े बड़े लोग होते हैं जिनके पास तमाम सेक्रेटरीट होते हैं, वो उनका काम यही होता है, सारी इशूज़ को खुद नहीं पढ़ते हैं। इतना बड़ा पॉइंट है, उसमें से पढ़ के 4-6 लाइन नोट करके समझा देंगे सर इस लेटर में ये इशू है, ठीक है, तो वो उतने पढ़ के उतना समझ के अपना सजेशन देते हैं, ठीक है। ये चीज़ यही है, टेस्टेड वाला है, बट ही इज टॉकिंग अबाउट बुक्स, ठीक है, ओके। अगली लाइन फिर मार्क कर लीजिए, एकदम इंपॉर्टेंट लाइन है, नोट कर लीजिए इसको। रीडिंग मेकeth a full man, conference a ready man, and writing an exact man, ओके। कह रहा है रीडिंग अब आप जो स्टडीज कर रहे हैं उसके 3 तरीके बताया इन्होंने। पहला है रीडिंग, सो रीडिंग मेकeth a full man, so reading can make you full man, okay. Conference a ready man, and writing exact man, okay. so 3 तरीके का इन्होंने समझाया है पढ़ने को कि रीडिंग मेकeth a full man, कॉन्फ्रेंस a ready man, राइटिंग an exact man। कहने का मतलब है कि अगर आप सिर्फ रीडिंग करते हैं देन यू मे हैव सम आइडिया ऑफ दैट बुक और सम नॉलेज। फुल मैन का मतलब है यू मे हैव फुल नॉलेज, बट कॉन्फ्रेंस रेडी मैन, कॉन्फ्रेंस मतलब है डिबेट आर्गुमेंट, ठीक है। इससे पहले था ना एबिलिटी वाले मार्नामेंट में, सो डिबेट का ही मतलब है उसका, और यानी किसी चीज पे डिस्कशन डिस्कोर्स करना, सो दैट इज कॉल्ड हियर कॉन्फ्रेंस। आपस में से अभी आपने पढ़ा ऑफिशियली जैसे पढ़ा, लेकिन आप 2-3 बैठ करके एक साथ डिस्कशन शुरू कीजिए, ठीक है, एक लाइन पढ़िए उसमें से आर्गुमेंट कीजिए, तो आपको बहुत चीज़ें जल्दी याद हो जाएंगी और ज़्यादा समझ में आ जाएंगी। सो हियर ही इज टॉकिंग अबाउट रीडिंग मेकeth a full man, कॉन्फ्रेंस a ready man, एंड राइटिंग an exact man। आपको बचपन से टीचर ने कहा होगा कि जो याद करना उसको लिख के याद करो, लिख के याद करो, कहा है, लेकिन आपने नहीं माना, अब मान लो, ठीक है। 1597 में लिखा है जो माना वो आगे बढ़ गया, जो देश मान लिया इनको आज आगे बढ़ा। हम नहीं मान रहे, हम कहाँ रह गए देख लो। तो आज से मानेंगे, हाँ, लेकिन फिर भी कुछ लोग के नोट्स नहीं लिख रहे हैं, लिख रहे हैं सब लोग, सबकी कॉपी अगर खुली है तो मान लेंगे कि सब लोग 3rd वाले में है। अब बिना इसके पार नहीं लगना है, ध्यान लीजिए, ठीक है। बिना लिखे आपको याद भी नहीं होगा, आप रटेंगे 2 दिन बाद भूल जाएंगे। सो मेक ए हैबिट ऑफ राइटिंग, पूरे नहीं लिखा जाता है, 60 में लिखिए। हम लिखते थे तो हमारी रफ हमें समझ में आती थी, आप अगर चुरा भी लें तो नेचुरली है कि उसमें से कुछ पॉइंट 10% के अलावा आपको ज़्यादा समझ नहीं आएगा, उससे ज़्यादा लिखते ही नहीं थे हम। जैसे हम यहाँ बोर्ड में 60 लिखते बस इसे वहाँ भी नोट करते थे, बाकी हम इन्फ्रेंस निकाल लेते थे कि हाँ किस लिए लिखे हैं, क्या लिखे हैं। सो हियर ही हैज गिवन idea about reading, debate and writing, okay. So you can see here, you are just reading, then you can have knowledge, you can become a full man, but if you are conferencing, means you are debating, you are arguing to someone, ठीक है, then you will be a ready man। ready man क्या होता है, तुरंत एक argument देता है, किसी बात को तुरंत reply करता है, and writing an exact man, but if you are writing those things then you can become an exact man, okay. Okay, and therefore if a man write little he had need have a great memory। अगर आप कम लिखते हैं यानी केवल पढ़ते हैं नहीं लिखते हैं तो आपके पास क्या होना चाहिए, ज़्यादा मेमोरी होनी चाहिए। if they confer little he had need have a present wit। अगर आप आर्गुमेंट कम करते हैं यानी कम डिबेट करते हैं, कम डिस्कशन करते हैं, तो आपके पास विट बहुत ज़्यादा होना चाहिए। प्रेजेंट विट मतलब प्रेजेंस ऑफ माइंड,
कि इस बात के लिए तुरंत रिप्लाई निकल सके। लेकिन अगर आप उसी टॉपिक बहुत बार डिस्कशन कर चुके हैं तो बिना सोचे आपके पास वो आइडिया आ जाएंगे। ठीक है। एंड इफ ही हैड रेड लिटिल and if he read little, he had need have much cunning to seem to know that he doth not। लेकिन अगर आपने कम पढ़ा है और कम डिबेट किया है तो उसको बहुत ज़्यादा क्या होना होगा, कनिंग होना पड़ेगा। किस लिए? टू शो हिम दैट he had also read all these things। मतलब उसे बहुत कनिंग होना पड़ेगा, और कनिंग से मतलब है कि वो बहुत ज़्यादा चतुर होना पड़ेगा, उसे कनिंग होना पड़ेगा ताकि वो ये शो कर सके कि हाँ ये चीज़ें मुझे भी आती हैं। ठीक, कई बार ऐसा होता है क्लास में बच्चे को नहीं आता, लेकिन बच्चा बड़ा कॉन्फिडेंस के साथ बैठता है, इतना लगेगा कि हाँ टीचर हमारी तरफ देखे ही ना, मतलब, लेकिन टीचर को पता है सब दिखता है। यहाँ से आपकी शक्ल देख के बता सकते हैं कि किसको आ रहा है समझ में, किसको नहीं आ रहा है। ठीक है, यहाँ आप खड़े होंगे तो आप भी कर सकते हैं ये चीज़। तो उसी के लिए कह रहा है कि कनिंग होना पड़ेगा उसके लिए। कुछ इन्होंने आगे सजेशंस दिए हैं। हिस्ट्रीज मेक मैन वाइज। ठीक है, यहाँ कुछ सब्जेक्ट्स के नाम दिया है इन्होंने और उससे रिलेटेड फायदे बताए हैं। ओके, सो बेनिफिट्स ऑफ स्टडीज, सो इफ यू वांट यू कैन नोट इट। हिस्ट्रीज मेक मैन वाइज। अब हिस्ट्री पढ़ के बनेंगे कि नहीं बनेंगे मुझे नहीं पता, बट ये सजेस्टेड। पोएट्स विट्टी, यानी पोएट्री है विटी। मैथमेटिक्स सब्टल, देन फिलोसॉफी डीप, फिलोसॉफी डीप, मोरल ग्रेव, लॉजिक एंड रेटरिक, एबल टू कंटेंट। ओके, ये सजेस्टेड histories make wise, poetry witty, math subtle, philosophy deep, moral grave, logic and rhetoric content। ठीक है, यानी आप वाइज बनना चाहते हैं तो हिस्ट्री पढ़ें, विटी होना चाहते हैं तो पोइट्री पढ़ें, सब्टल यानी बहुत ज़्यादा फास्ट होना चाहते हैं माइंड से तो मैथ्स पढ़ें, डीप होना चाहते हैं बहुत ज़्यादा गंभीर यानी सीरियस, देन यू नीड फिलोसॉफी, देन मोरल लेसन जो होते हैं। ठीक है, देन लॉजिक एंड रेटरिक कंटेंट। ठीक, कंटेंट मतलब है यहाँ से आर्गुमेंट से, डिबेट से है। अगर आप डिबेट करना चाहते हैं देन यू हैव टू बी लॉजिकल एंड रेटरिक। ठीक है, यानी बोलने की कला होनी चाहिए और लॉजिकल होना चाहिए। सो ये कुछ सजेशंस हैं इनके कि आप अपनी पढ़ाई में चीज़ यूज कर सकते हैं। आगे एक इन्होंने एक फ्रेज यूज किया है, एबंट स्टूडिया इन मोरिस। ठीक है, इसका मतलब स्टडीज पास इनटू द कैरेक्टर, यानी जो आप पढ़ते हैं वही चीज़ आपके कैरेक्टर में धीरे धीरे रिफ्लेक्ट होता है। ओके, ये एक ग्रीक स्टेटमेंट है। सो स्टडीज बिकम्स इन योर हैबिट, इफ यू रीड गुड यू विल बिकम गुड। ओके, जैसे अगर आप रोज मैथ लगाइए तो आपका दिमाग मैथ की तरफ तेजी से भागता है। अगर आप रोज फिजिक्स पढ़िए तो आपका दिमाग फिजिक्स में ज़्यादा चलेगा। ठीक है, अगर आप रोज लिटरेचर पढ़ेंगे तो हर जगह आपको धीरे धीरे लिटरेचर नजर आने लगेगा। तो सेम चीज़ इन्होंने कहा है इसी चीज़ को, स्टडीज पास इनटू द कैरेक्टर और स्टडीज बिकम्स इन योर हैबिट। ठीक है, एक स्लोगन इन्होंने दिया है जो कि ग्रीक स्लोगन है। आगे देखिए, ने देर इज नो स्टैंड आर इम्पेडिमेंट इन द विट बट मे बी रॉट आउट बाय फिट स्टडीज लाइक एज स्टडीज ऑफ द बॉडी एज डिजीजेज ऑफ द बॉडी मे हैव अप्रोप्रिएट एक्सरसाइजेज। इन्होंने ये कहा है कि जैसे हम एक्सरसाइज अप्रोप्रिएट एक्सरसाइज करके अपनी बॉडी के डिजीजेज सही कर सकते हैं, उसी तरीके से हम अपने आप को इस इतने वैरायटी में से चुन करके पर्टिकुलर चीज़ के लिए पर्टिकुलर बुक्स या पर्टिकुलर फील्ड चुन करके हम अपने आप को उस तरीके का बना सकते हैं। ओके, सो उन्होंने कंपैरिजन किया है वैरायटी ऑफ स्टडीज का किससे, डिजीजेस से। ओके, पर्टिकुलर डिजीज के लिए पर्टिकुलर एक्सरसाइज करने से सही हो जाता है, उसी तरीके से पर्टिकुलर फील्ड को आपको ग्रो करना है तो पर्टिकुलर फील्ड की चीज़ें पढ़नी पड़ेगी।
ठीक है। सो ये इन्होंने कंपैरिजन दिखाया है यहाँ पे, हमने आपको यहाँ बताया था कंपैरिजन, यूज ऑफ कंपैरिजन, ये है यहाँ पे दिख रहा है सीधा। नाउ सी हियर, बॉलिंग इज गुड फॉर स्टोन एंड रेंस। ठीक है, बॉलिंग, क्रिकेट वाली बॉलिंग करते हैं, इट इज गुड फॉर स्टोन्स, पथरी हो जाती है उसके लिए। अगर आप बॉलिंग रोज कर रहे हैं तो आपकी पथरी नहीं, आपको पथरी नहीं होगा, एंड रेंस नहीं होगा। रेंस मतलब होता है जो किडनी में पथरी हो जाता है। ठीक है, किडनी खराबी या स्टोन की खराबी नहीं होगी आपके अंदर बॉडी में। सो बॉलिंग इज ए गुड एक्सरसाइज फॉर स्टोन एंड रेंस। ओके, सो इन्होंने कुछ डिजीजेस का नाम लिखा है, अगर आप चाहें तो नोट कर सकते हैं यहाँ। ठीक है, बॉलिंग किसके लिए है? स्टोन एंड रेंस। ठीक है, देन ENES है भाई। ओके, रेंस, देन शूटिंग फॉर लंग्स एंड ब्रेस्ट, लंग्स एंड ब्रेस्ट। ठीक है, यानी शूटिंग आप करते हैं तो आपके लंग्स और ब्रेस्ट सही रहेंगे। देन जेंटल वॉकिंग फॉर स्टमक, राइडिंग फॉर द हेड एंड द लाइक। इन्होंने कुछ एग्जाम्पल लिया है पढ़ाई का और डिजीजेस को लेकर के, यानी डिजीज कैसे क्योर होते हैं, उसी तरीके से आप अपने पर्टिकुलर फील्ड को पढ़ करके अपने दिमाग को भी सही कर सकते हैं। ओके, सो इफ ए मैन्स विट बी वॉन्डरिंग, कह रहा है आगे कि सो इफ ए मैन्स विट बी वॉन्डरिंग लेट हिम स्टडी द मैथमेटिक्स। अगर किसी का दिमाग बहुत ज़्यादा भटक रहा हो, कंसंट्रेट ना होता हो, तो उसे क्या पढ़ना चाहिए? मैथ्स। ठीक, फॉर इन डेमोन्स्ट्रेशंस इफ हिज बिट बी कॉल्ड अवे नेवर सो लिटिल ही मस्ट बिगिन अगेन। क्यों? क्योंकि अगर आप मैथ सॉल्व कर रहे हैं, अगर आपका दिमाग थोड़ा भटक गया तो फिर आपको मिटा करके उसको या उसको काट करके फिर से लगाना पड़ता है। यानी यू फोकस, यू स्टार्ट फोकसिंग। सो आप देखेंगे इसलिए जो मैथ्स पढ़ते हैं या साइंस पढ़ते हैं ठीक ठाक, तो उनके दिमाग काफ़ी कंसंट्रेटेड रहते हैं। ठीक है, रीज़न यही है। सो अगर आपका दिमाग बहुत ज़्यादा भटक रहा है, देन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग मैथ्स। ओके, if his bit be not apt to distinguish or find differences, let him study schoolman। अगर आप चीज़ों में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं या समझ पा रहे हैं, देन यू नीड टू रीड स्कूलमैन। स्कूलमैन मीन्स फिलोसॉफर्स, फिलोसॉफी, दर्शन शास्त्र। ठीक है, दर्शन शास्त्र, दर्शन शास्त्र जानते हैं, समझते हैं? एक फिलोसॉफी एक सब्जेक्ट है, जैसे आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं, हिंदी पढ़ रहे हैं, वैसे एक सब्जेक्ट है फिलोसॉफी। ठीक है, अपने कॉलेज में नहीं है बट इट इज़ देयर, फिलोसॉफी। वो हर चीज़ पे मतलब तर्क करता है। जैसे हम सुन रहे हैं तो सुनते हैं तो कहाँ जाता है, कहाँ रिकॉर्ड होता है, कैसे हमको वापस आता है, कैसे मेमोरी आती है, मतलब सब बहुत कुछ है उसमें क्वेरीज। ठीक है, लॉजिक एक पेपर होता है, उसमें सारा डिस्कस होता है। ओके, फॉर बिकॉज दे आर सिमनी सेक्टर्स, मतलब जो फिलोसॉफर्स हैं दे आर सिमनी सेक्टर्स। सिमनी सेक्टर्स मतलब हेयर स्प्लिटर्स, मतलब बाल की खाल निकालना, यानी एक एक चीज़ को उसमें तोड़ तोड़ के देखी जाती है, हर चीज़ को एनालाइज किया जाएगा। सो दैट इज कॉल्ड हियर सेमनी सेक्टर्स। इफ ही बी नॉट एप्ट टू बीट ओवर मैटर्स एंड टू कॉल अप वन थिंग टू प्रूव एंड इलस्ट्रेट अनदर, लेट हिम स्टडी द लॉज लार्ज केसेस। ठीक है, अगर आप बहुत एप्ट नहीं है किसी मैटर के ऊपर, बहुत चतुर नहीं है किसी मैटर के ऊपर, या किसी चीज़ के ऊपर ठीक से अच्छे सजेशंस नहीं दे सकते हैं या उसको प्रूव नहीं कर सकते हैं, तो आपको क्या पढ़ना चाहिए? लार्ज केसेस। ठीक है, यानी लॉ पढ़ना चाहिए। सो एवरी डिफेक्ट ऑफ द माइंड मे हैव अ स्पेशल रिसीट। रिसीट मतलब क्योर। ठीक है, ये रिसीट पढ़ते हैं, इसको रिसीट, रिसिप्ट नहीं पढ़ते हैं। इंडिया में रिसिप्ट पढ़ते हैं, बट इट्स प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन इज रिसीट। इसका मतलब है क्योर। सो इनकी जो अंतिम लाइन है इस ऐसे की, उसको ध्यान से फिर से पढ़िए। सो एवरी डिफेक्ट ऑफ द माइंड, यानी दिमाग के हर बीमारी के लिए क्या है? मे हैव ए स्पेशल रिसीट,
यानी रिसीट मतलब क्योर, यानी दिमाग की हर बीमारी के लिए एक क्योर है। और वो क्योर कैसे है? थ्रू स्टडीज। ठीक है, स्टडीज में अलग अलग वैरायटीज, अलग अलग फील्ड है, आपका दिमाग किस तरीके का, उसके हिसाब से क्या रोग है, क्या चीज, उसके लिए सारा इलाज है यहाँ पे स्टडीज। सो एवरीथिंग या ऑल द डिजीजेज ऑफ माइंड कैन बी क्योर्ड थ्रू स्टडीज। ठीक है, लेटेस्ट थेरेपी चलती है जिसमें आपको बहुत सारे संगीत सुनाए जाते हैं, बहुत सारे मूवीज दिखाई जाती हैं, बहुत सारे बुक्स दिए जाते हैं पढ़ने के लिए। ये लेटेस्ट जो थेरेपी चलता है माइंड की, उसमें आता है। साइकोलॉजिस्ट लोग बहुत सारे बुक सजेस्ट कर देंगे, बोलेंगे ये वाली बुक पढ़िए, फिर आइए हमसे डिस्कशन करिए, बात करिए, फिर दूसरी बुक पढ़िए। ऐसे कई सारी बुक्स की सीरीज होती है उनकी, वो थेरेपी होता है उससे। ठीक है, उसको शायद बिब्लियोथेरेपी कहते हैं। ठीक है, बिब्लियोथेरेपी। तो बुक्स से भी इलाज होता है, शायद पहली बार सुन रहे हैं ना आप लोग, होता है उससे। ठीक है, और ये चीज लिखा है यहाँ पे, लास्ट लाइन यही है। सो एवरी डिजीज ऑफ योर माइंड हैज अ क्योर in the field of studies. Okay, so that's all from my side for the day.